आप सभी को मेरा नमस्कार। केमिस्ट्री धाम के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लीजिए, अब आज अपन टॉपिक लेकर आए हैं एप्लीकेशंस ऑफ CFT। तो देखिए, कल अपन ने पढ़ा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के तहत अपन ने पढ़ी थी CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब CFT के तहत अपन क्या क्या कर सकते हैं। जैसे VBT में अपन ने VBT की कमियां पढ़ी थी, उसमें एक कमी आई थी, यह संकुलों के रंगों की व्याख्या नहीं करता। तो अपन इसी में ले लेते हैं। ये फर्स्ट एप्लीकेशन होगी इसकी। यह कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स शो करता है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स की व्याख्या करता है। यानी CFT की सहायता से अपन संकुलों में रंगों की व्याख्या आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर सीधा सीधा फिनोमेनन अब चर्चा करेंगे अपन कलर्स की केवल, कि संकुलों में रंगों की व्याख्या CFT कैसे करता है और VBT में कहां फेलियर हो गया था VBT का। तो CFT के तहत जैसे अपन कोई अष्टफलकीय संकुल ले लेते हैं अपना, ये रहा अष्टफलकीय के लिए अपन ने ये बेरी सेंटर लाइन ले ली है मैंने सीधी ही, स्प्लिटिंग हो गई, ये EG ऑर्बिटल हो गई और ये T2G हो गई। ये लो सब स्प्लिटिंग हो गई, और यहां से यहां तक जो एनर्जी डिफरेंस है वो डेल्टा O हो गया। अब इसी के तहत अपन कलर्स की व्याख्या यहां कर देंगे। तो देखिए, रंगों के लिए क्या होता है, किसी भी संकुल के ऊपर यदि कोई प्रकाश आपतित होता है तो वह 3 प्रकार की घटनाएं कर सकता है। यानी ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि कोई लाइट डाली जाती है तो यह लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 प्रकार के फिनोमिनन हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? पहली चीज, ये जो भी लाइट डाली जा रही है ये कंप्लीटली अब्जॉर्ब हो जाए, पूरी की पूरी अवशोषित हो जाए और कुछ भी बाहर नहीं निकले। उस स्थिति में यह जो ऑब्जेक्ट है, जो भी पदार्थ है, वह ब्लैक रंग का शो होगा, ब्लैक कलर। देखते जाइए कैसे कलर संकुल रंग प्रदर्शित करते हैं। किसी भी पदार्थ के ऊपर सारे के सारा जो प्रकाश आ रहा है वो सारा का सारा अवशोषित हो जाए, कोई भी कलर बाहर नहीं जाए, कोई भी अन्य कलर जो है वह परावर्तित ना हो, उस स्थिति में यह जो भी पदार्थ होगा उसका रंग काला होगा। दूसरी चीज क्या हो सकती है? हो सकता है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने लाइट डाली, लाइट डालने पर एक भी रंग का अवशोषण नहीं हुआ और सारा का सारा रंग क्या हुआ? परावर्तित हो गया। यहां से टकराया और टकरा करके परावर्तित हो गए। इस स्थिति में यह ऑब्जेक्ट जो है वो व्हाइट कलर का शो होगा अपने को। दो फिनोमिनन तो हो गए। फिर अपन बात करें फिर रंग। अब जैसे मैं बात करूं कि भाई कलर क्या है, क्या ब्लैक एक कलर है? नहीं, ब्लैक रंग में नहीं आता। ब्लैक क्या है? कलर की वो डिफाइन कैसे किया गया है ये देखिएगा। ये तीसरा पॉइंट आ रहा अपना कि कलर कहते हैं किसे। तो देखिए, किसी भी धातु, किसी भी पदार्थ की सतह के ऊपर जब भी प्रकाश अपन आपतित करवाते हैं तो उस प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। तो जो अवशोषित होता है वो संकुल का रंग नहीं होता, अवशोषित कुछ भाग हो जाता है, शेष बचा हुआ भाग हो जाता है परावर्तित। वह परावर्तित जो भाग है प्रकाश का वही रंग कहलाता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, ये अपना ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर वही मैंने लाइट डाली, इस लाइट का कुछ भाग अवशोषित कर लेगा, वो अब्जॉर्ब कर लेगा, सारा नहीं करेगा। सारा करेगा तो कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। सारा नहीं करेगा, व्हाइट हो जाएगा। कुछ अवशोषित कर लेगा, लेकिन शेष बचा हुआ क्या करेगा? वो परावर्तित कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। और इस रिफ्लेक्शन के फलस्वरूप जो रिफ्लेक्टेड कलर हैं उनका जो मिक्सअप रंग होगा वही इस संकुल का रंग होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब्जॉर्ब जो कलर है उस अब्जॉर्ब कलर एक रंग का अवशोषण हुआ है, एक से अधिक रंग का हो सकता है, और जितने शेष बाकी के बच गए वो परावर्तित रंग जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर यानी अवशोषित रंग का पूरक रंग संकुल का रंग होता है। अब इसे एक बार इजी गोइंग तरीके से अपन पुनः देख लेते हैं। देखिए, यहां पर एक कलर्स की जब अपन बात करते हैं तो मैं एक त्रिभुज शो कर रहा हूं यहां पर। ये है ग्रीन, ये ब्लू और ये रेड। इस रेड के सामने लिखा मैंने
ब्लू पीकॉक, ये मेजेंटा और ये येलो। अब देखिए क्या रहता है, मैंने अभी आपको बताया है कि भाई संकुलों में रंग होता है, तो संकुलों में रंग कैसे होता है, जो भी प्रकाश आ रहा है। अब यहाँ प्रकाश की देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम अथवा 400 से 700 नैनोमीटर। कुछ बुक्स में अपने को 800 भी मिलता है, 8000 एंगस्ट्रॉम या 800 नैनोमीटर। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की ये जो रेंज है, इस रेंज का प्रकाश ही अपने को दिखाई देता है। इसको कहते हैं अपन विजिबल रेंज, विजिबल रेंज। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो प्रकाश जो लाइट आ रही है उस वह क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और उसका कौन सा भाग है जो अपने को शो हो रहा है, वो है 4000 से 8000 या 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच का जो रीजन है, यह विजिबल रीजन होता है। और इस भाग को ही अपन देख सकते हैं, अन्य भाग को नहीं देख सकते। और इसमें कौन से कलर हैं, वही विबग्योर, VIBGYOR, यही पैटर्न होता है इसका। इधर V की तरफ वाला जो भाग हो गया वो कहलाता है UV, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी क्षेत्र, और रेड की तरफ वाला जो भाग होता है वो कहलाता है IR, इंफ्रारेड, अवरक्त क्षेत्र। तो UV भी अपने को नहीं दिखता, IR भी नहीं दिखता, इसका मतलब बीच वाला ये रंग जो है ना, ये अपन देख सकते हैं। बीच वाले क्षेत्र में जो भी किरणें आएंगी, यदि वो उन किरणों की तरंगदैर्ध्य 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम या 400 से 700 नैनोमीटर की है उन किरणों की तरंगदैर्ध्य, तो अपन उनको देख सकते हैं। इससे कम है तो वो UV में पड़ गई, अल्ट्रावायलेट में, पराबैंगनी क्षेत्र जिसको कह रहे हैं। इससे आगे ऊपर की तरफ है तो IR पड़ता है। तो इन दोनों साइड के किसी भी रीजन को अपन नहीं देख सकते। तो अपन अपने प्रकाश होना किस रीजन में चाहिए, ये वाला, ठीक है, इसी रीजन का प्रकाश है। ये प्रकाश जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ता है तो सतह के ऊपर कुछ रंग का अवशोषण हो जाता है और बाकी रंग परावर्तित हो जाता है। जो परावर्तित होता है वही अवशोषित रंग का पूरक रंग कहलाता है, उसे संपूरक रंग कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं, और वही उस संकुल का रंग होता है। जैसे अब देखते हैं, ये वाला जो मैंने एक त्रिभुजनुमा संरचना दिखाई है, ये बीच में मैं लिख देता हूं व्हाइट, W। यहां देखिए संपूरक रंग से तात्पर्य क्या है, सीधी सीधी बात पहले तो ये देखते हैं अपन संपूरक रंग कहते किसे हैं। होता यह है वो दो कलर जिन्हें आपस में मिक्स कर दें, मिक्स करने से वो सफेद रंग के बन जाए तो उन्हें अपन कहते हैं संपूरक रंग, ठीक है। जैसे ग्रीन कलर है, इस ग्रीन कलर में मेजेंटा मिला दें, पर्पल टाइप मेजेंटा और ग्रीन को मिला दें तो व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। रेड और ब्लू को मिला दें तो व्हाइट हो जाएगा, येलो और ब्लू को मिला दे तो व्हाइट हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए इसको आगे लेते हैं अपन, इस रीजन के आगे बढ़ाते हैं। अब एक नाम और आता है प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग, जिनसे सारे रंग बने हुए हैं। प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, इससे त्रिभुज के जो 3 कोने हैं वहां पर प्राइमरी कलर ही रखे हुए हैं, 1, 2 और 3, ये 3 हैं प्राइमरी कलर है। तो यहां पर आप बता सकते हैं प्राइमरी कलर कौन से हो गए, ग्रीन, ब्लू और रेड, ये प्राइमरी कलर हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री कलर अभी बताया मैंने, ग्रीन प्लस मेजेंटा प्राइमरी कलर है, तो ये संपूरक रंग हो गए एक दूसरे के, येलो प्लस ब्लू और रेड प्लस ब्लू, ये हो गए 3 प्रकार के मैंने अभी आपके सामने रखे हैं। एक अपन कलर वेगन भी देखेंगे, व्हील भी देखेंगे, उससे भी अपन पता लगाएंगे कि भाई क्या रहेगा। अब देखिए क्या रहता है, पहली चीज मैंने बता दी, आमने सामने वालों को मिलाएंगे तो मिलाने से सफेद रंग बन जाएगा। और मैं क्या कह रहा था, प्रकाश कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। जब किसी वस्तु की सतह पर गिरता है तो सफेद ही है वो, सफेद में एक रंग अवशोषित हो गया तो दूसरा परावर्तित होगा। अब मैं कह रहा हूं कि प्रकाश कैसा है, सफेद है, प्रकाश है व्हाइट, एक रंग अवशोषित हो गया ये, तो दूसरा कौन बचा,
यही परावर्तित होगा। इसका मतलब एक रंग अवशोषित होता है तो उसका पूरक रंग अपने को संकुल का रंग दिखता है। जैसे कोई कंपाउंड है, कोई कॉम्प्लेक्स है, येलो रंग का अवशोषण कर रहा है तो वह येलो नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा। यदि ब्लू का अवशोषण कर रहा है, येलो दिखेगा। रेड का अवशोषण कर रहा है, ब्लू पिकॉक दिखेगा, ब्लू पिकॉक दिखेगा अपने को। तो इस प्रकार का ये जो अपने को दिख रहा है, एक तो ये अपने लिए हेल्प करेगा, मदद करेगा, और पूरा अपन देखेंगे इसको आगे। इसके आगे अपन और देखते हैं, एक वेगन और बनाते हैं अपन इस चीज का, कलर्स का ही। कलर्स के वेगन के लिए क्या बनाते हैं अपन, ये गोल गोल घेरा बनाया, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, हो गया। यहां लिखा VI, दोनों इसी में रख देते हैं, BGYOR, विबग्योर। ये लो सर, कुछ हद तक अपने मदद ये भी करेगा। अब जैसे ब्लू है, ब्लू का क्या रहेगा, ब्लू उस वाले में ब्लू के सामने येलो आ रहा था, यहां पर क्या रहता है, मिक्सअप हो जाता है। जैसे कोई मान लो कि ब्लू का ऑब्जर्व कर रहा है तो अपने को आइडिया लग जाएगा कि कलर कैसा दिखना चाहिए। कलर दिखना चाहिए कुछ ऑरेंज येलो टाइप का, ये इस टाइप का सा कलर दिखना चाहिए। ग्रीन का ऑब्जर्वेशन कर रहा है, कैसा दिखना चाहिए भाई, कुछ रेड टाइप का सा, रेड ऑरेंज का सा, या फिर इधर वायलेट का सा। तो इस प्रकार से अपने को, लेकिन इसकी बजाय वो वाला जो मैंने त्रिभुज वाला बताया है, उस वाले में बिल्कुल अपने एग्जैक्ट बैठते हैं। लेकिन उसके अलावा भी यदि विबग्योर के डाटा दे दे अपने को, तो विबग्योर के डाटा अपन इस वेगन के द्वारा भी बना सकते हैं। चलिए, तो ये रहा अपना कलर्स की कहानी कि भाई संकुलों में रंग क्या क्या होता है। कलर मतलब संकुल क्या, कोई भी पदार्थ हो, किसी भी पदार्थ का रंग किस वजह से होता है, जिसका एक रंग का अवशोषण करता है, बाकी रंगों को बाहर भेज देता है, जो बाहर भेज रहा है, परावर्तित कर रहा है, वही संकुल का रंग होता है। अब जो CFT की अपनी एप्लीकेशन है वो पढ़ते हैं अपन, यहाँ एप्लीकेशन लगाते हैं अपन, और एप्लीकेशन के लिए अपन लगाते हैं यहाँ पर कोई भी एक एग्जांपल, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन ले लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल है, बार बार पूछा जाता है। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन, यहाँ टाइटेनियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, टाइटेनियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं अपन तो 3d2 4s2, और टाइटेनियम है यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3d1। मैं CFT अप्लाई कर रहा हूं कि रंगों की व्याख्या CFT कैसे करती है, तो D में बचा एक इलेक्ट्रॉन, D1 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब यहां पर जब अपन इसकी बात करते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया मैंने, तो डेल्टा O का मान होता है 57 किलो कैलोरी पर मोल। जो डेल्टा O का मान है T2G से EG के बीच का अंतर है, वह इसके लिए है 57 किलो कैलोरी पर मोल। अब संकुलों में रंग कैसे उत्पन्न होगा, तो देखिए यहां पर क्या होगा, जो प्रकाश डाला जाएगा, यहां पर प्रकाश गिरेगा, लाइट डाली अपन ने, लाइट डालने पे क्या रहेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो निम्न अवस्था में है, ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, T2G1 EG0, यहां पर मौजूद है ये इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस प्रकाश जो आ रहा है, प्रकाश में क्या आ रहा है, विबग्योर भी है, VIBGYOR। अब इसमें उस कलर को पकड़ेगा जिसकी ऊर्जा इतनी हो, कितनी, 57 किलो कैलोरी पर मोल, यानी कलर के साथ में क्या चल रही है, तरंग दैर्ध्य। तो कलर का मतलब क्या है, तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य के साथ में क्या है, एनर्जी चल रही है। एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी का मतलब यह है कि भाई वो एनर्जी यहां ये इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करेगा, और अब्जॉर्ब करके कहां जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, उच्च ऊर्जा तल में चला जाएगा। तो इसमें से देखिएगा, जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर की एनर्जी जो है वो होती है, ग्रीन कलर की जो अपन बात करें लेमडा की, वो होती है 5000 एंगस्ट्रॉम लेमडा का होता है ग्रीन कलर, और उसमें इतनी एनर्जी होती है 57 किलो कैलोरी पर मोल, इतनी एनर्जी होती है किसमें, ग्रीन कलर में। तो ये क्या करेगा, ये ग्रीन कलर का अवशोषण कर लेगा, और अवशोषण करके ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में, यानी मैं EG यहां बना देता हूं, और ये T2G, यानी ये जो एक इलेक्ट्रॉन था ये अब कहां गया, मैं इसको यूं दिखा देता हूं, यहां चला गया उच्च ऊर्जा स्तर में, यानी यहां। तो ये हो गया एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में आ गया, ठीक है। कितनी ऊर्जा अवशोषित करी इसने, 57 किलो कैलोरी। यानी अपन ने क्या किया, एनर्जी डिफरेंस मैंने लिख रखा है, जैसे मैंने इसको ऊर्जा दी, यह 5000 एंगस्ट्रॉम
वाली तरंग दैर्ध्य का अवशोषण करता है। और 5000 एंगस्ट्रॉम से संबंधित कौन सा रंग आता है? ग्रीन कलर है सर। ग्रीन कलर में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य है। तो अब यहां पर देखिए 5000 एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्ध्य के साथ साथ में जो अपना तरंग संख्या रहेगी, तरंग संख्या आती है इसमें 20,000। देखते हैं अभी कैसे आती है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्या रहता है, न्यू बार इक्वल टू होता है 1 लेमडा इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर। 1 लेमडा का मान कितना बता रहा हूं मैं? 5000 एंगस्ट्रॉम है, और एंगस्ट्रॉम को किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या रहेगा? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू, बोलिए, 10 की पावर 8। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में इतना मान होता है, तो क्या रहेगा? 1.5000 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ऊपर ले जाइए आप, 1 2 3, सॉरी, अब यहां से ले लेते हैं अपन, सीधा काट ही देते हैं इसको। तो 1/5 और ये चला गया 10 की पावर 5, नीचे सेमी है तो सेमी इनवर्स हो गया, ऊपर ले गया मैं सेमी इनवर्स, काट दीजिए। 5 चौक 20 हो गया, 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया मान। तो इससे संबंधित 5000 एंगस्ट्रॉम से संबंधित तरंग संख्या का मान कितना आता है? 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो इसके अंदर जो एनर्जी है वह एनर्जी होती है 57 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर। इसका मतलब ये वाली एनर्जी को वो ऑब्जॉर्ब करेगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर ये तो रही अपनी। अब देखिए कलर क्या रहा, जैसे इलेक्ट्रॉन D2G से EG में जाता है तो यहां पर संक्रमण किस में हो रहा है? डी कक्षक का डी कक्षक के अंदर ही हो रहा है। तो इस प्रकार का ट्रांजिशन कहलाता है DD ट्रांजिशन या DD संक्रमण, DD संक्रमण। और जो संकुल यौगिक है उनमें अधिकांश में यह संक्रमण देखने को मिलता है। यह संक्रमण की वजह से संकुलों में रंग आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी संकुलों में रंग इसी संक्रमण की वजह से आता है, नहीं, अन्य भी कंसेप्ट लगते हैं। लेकिन जब अपन CFT की एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, CFT की एप्लीकेशन में मैंने पढ़ाया है आपको कि जब कोई कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में रंग किसकी वजह से आ रहा है? T2G से EG में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आ रहा है। जैसे इस संकुल की बात कर रहे थे तो इसका था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G1, EG0 से किसमें आ गया था? T2G0 EG1 में जाने से इसमें रंग उत्पन्न हो गया था। तो ये थी अपनी संकुलों में रंगों की व्याख्या। तो संकुलों में रंगों की व्याख्या की जो अपन चर्चा कर रहे थे वो अपन ने एक पर्टिकुलर एग्जांपल से अपन ने समझ लिया इसको। अब जैसे कॉमन एग्जांपल की अपन बात करें तो यहां सीधी सीधी मैं कहूं कि संकुलों में रंग की व्याख्या CFT कैसे करता है? CFT ये कहता है कि यदि कोई ऐसा संकुल जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद हो या EG कक्षक खाली हो, T2G में मौजूद हो, तो यहाँ T2G से EG में या फिर चतुष्फलकीय की बात करें तो E से T2 में, यानी निम्न ऊर्जा तल से उच्च ऊर्जा तलों में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, यानी DD, ये भी D का ही पार्ट है, ये भी D का ही पार्ट है, तो DD ट्रांजिशन की वजह से संकुलों में रंग उत्पन्न होता है। अब कुछ संकुल ऐसे, जैसे जिंक की अपन बात करें, जिंक में D कक्षक कंप्लीटली भरे हुए D10 होता है, D10 है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी D10 है। तो उस स्थिति की बात करें तो ये क्या है, यहाँ पर संकुलों में DD ट्रांजिशन के लिए संभावना ही नहीं है। ऊपर भी भरा हुआ, जैसे ये लो D10 कर दिया यहाँ पर, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, स्थानांतरित हो ही नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं है यहाँ पर स्थानांतरण के लिए। तो जिनके डी कक्षक कंप्लीटली भरे हुए होते हैं उनमें DD ट्रांजिशन की संभावना नहीं होती, इसलिए वो रंगहीन होते हैं। दूसरा, जो पूरी तरह से खाली है उनमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन यदि कहीं पर खाली इलेक्ट्रॉन मौजूद आ रहे हैं या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले जो हैं, और या फिर EG पूरा खाली है, T2G से इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थानांतरित हो गए? EG में स्थानांतरित हो गए, या एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है यदि, उस स्थिति में स्थानांतरण होता है और स्थानांतरण के फलस्वरूप DD ट्रांजिशन के फलस्वरूप संकुलों में रंग उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए पहला तो हो गया अपना कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेज, इसे बिल्कुल विस्तार से अपन ने पढ़ा। सेकंड है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी चुंबकीय गुणों की व्याख्या भी CFT की सहायता से आराम से की जा सकती है। अब देखिए चुंबकीय गुणों की व्याख्या तो वो भी कर रहा था, VBT भी कर रहा था।
यहाँ पर अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कब किस स्थिति में अनपेयर्ड होंगे, किस स्थिति में पेयर्ड होंगे, इसकी व्याख्या ये कर पा रहा है कि भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, उसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। तो यहाँ पर अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में यहाँ स्पिन ओनली फॉर्मूला, हालांकि देखिएगा जब भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के दोनों प्रकार के स्पिन यानी ऑन द एक्सिस और जो ऑर्बिट में जो होता है कक्षीय और अक्षीय दोनों प्रकार के चक्रण की बात अपन करते हैं इलेक्ट्रॉन के। लेकिन यहाँ जब अब मैं इन कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहा हूं तो अपन सीधी स्पिन ओनली फॉर्मूले की बात कर रहे हैं शॉर्ट में। और फिर एक अलग ही पूरा वीडियो रहेगा अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर, उसमें अपन पूरा डीप स्टडी करेंगे। यहाँ स्पिन ओनली फॉर्मूले से काम चल जाएगा अपना कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में अपन चुंबकीय आघूर्ण की गणना कैसे करते हैं। तो म्यू इक्वल टू होता है √n × n+2। इससे अपन कहते हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की सहायता से बोर मैग्नेटॉन, इस फॉर्मूले की सहायता से अपन किसी भी यौगिक के चुंबकीय गुणों की व्याख्या आराम से कर सकते हैं। तो यहां क्या करेंगे अपन, यहां n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहां पर किसी भी संकुल की अपन बात करते हैं, बहुत शॉर्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। आप केवल चुंबकीय आघूर्ण को देखकर बता दोगे कि इसमें चुंबकीय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। यहां देखिए टाइटेनियम, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं अपन थोड़ी देर पहले वाला, ये लो सर, ये इसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो म्यू इक्वल्स टू 1 × 1+2, ये क्या रह गया 3 और 3 का रूट करना है। तो रूट का मान ये बोर मैग्नेटॉन में चलेगी राशि, पूरी की पूरी यूनिट बोर मैग्नेटॉन है। तो म्यू बराबर अब रिजल्ट कितना आएगा, तो रिजल्ट देखिए ज्यादा समस्या वाली बात ही नहीं है। जितना भी यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ में दशमलव लगा करके 8 या 9 लिख दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। यानी जैसे मैंने लिखा कोई ऐसा संकुल है जिसका चुंबकीय आघूर्ण 5.89 बोर मैग्नेटॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की गणना करो कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है। यदि आपसे फिर पूछा जाए कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसका चुंबकीय आघूर्ण 3.79 बोर मैग्नेटॉन है, तो कितने होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 होंगे। समझ गए बात को। यानी जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के आगे दशमलव लगा करके 0.7, 0.8 या 0.9 लगा देते हैं अपन, दशमलव या पॉइंट, तो अपने को वैल्यू जो म्यू की वैल्यू है वो आ जाती है। तो सीधा सीधा अपना स्पिन ओनली फॉर्मूले के तहत अपन यहां लगा सकते हैं। तीसरी बात, अपन तीसरी चर्चा कर रहे हैं अपन, तो थर्ड की अपन बात करें। अब यहां देखिएगा तीसरे पे आगे बढ़े उससे पहले एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन इसका, और अपन ले लिया FeCN का होल 6, ये लो सर, और यहां लिख दिया मैंने 4 नेगेटिव। 4 नेगेटिव मतलब Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव आ गया। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 4s2 और Fe2 प्लस में है तो 3d6 4s0, ये देखे। अब यहां पर स्प्लिटिंग अपन दिखाएं, अष्टफलकीय है, अष्टफलकीय तो नीचे हो गया T2g और ऊपर हो गया Eg। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, 3 भर दिए, अब चौथा ऊपर जाएगा या नीचे ही, Cn नीचे ही, चौथा, पांचवा, छठा, T2g पूरा भर गया सब और Eg 0। अब बोलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। तो स्पिन ओनली फॉर्मूला क्या अपना, n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, यही है स्पिन ओनली फॉर्मूला। यहां n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहां ही नहीं है, तो यहां का चुंबकीय आघूर्ण क्या रहेगा, 0। ठीक है। तो इसके तहत अपन आराम से बता पाएंगे किसका चुंबकीय आघूर्ण कितना रहेगा। यानी अनपेयर्ड है तो चुंबकीय आघूर्ण रहेगा, और सारे के सारे युग्मित है, सारे के सारे पेयर्ड है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो जाता है। नेक्स्ट लेते हैं अपन डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। ये देखिए कक्षा 12 के सिलेबस से बहुत बाहर की बात है, ये जब एमएससी का टॉपिक चलता है उस स्थिति में आता है। लेकिन मैं आपको अभी यहां बताता हूं कि ये काम में कब आएगा। ये जैसे वीबीटी में कमी पड़ी थी, उसमें अपन ने पढ़ा था कि भाई कॉपर है उसकी रिड्यूसिंग
एजेंट होना चाहिए, जैसा कोबाल्ट CO2 प्लस में होता है। कोबाल्ट है वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके CO3 प्लस में बदल जाता है, वैसे ही कॉपर भी इस नेचर को फॉलो करना चाहिए, लेकिन नहीं करता। क्यों नहीं करता? एक्सप्लेन करेगा डिस्टोर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अथवा इसे बोलते हैं जॉन टेलर डिस्टोर्शन। जॉन टेलर डिस्टोर्शन, जॉन टेलर विकृति, इसका अपना एक अलग से क्लास होगी पूरी, तब अपन इसको पढ़ेंगे। तो ये तो रही अपनी एप्लीकेशंस ऑफ CFT, जो मुख्य एप्लीकेशन थी वो। अब इसके बाद में इसके कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे, कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इस बीच यहां से खैर अभी देख लेते हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी। तो चलिए मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं यहां पर। तो देखिए यहां पर अब मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लिखी हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिखे हैं, जो लगभग आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। खास करके बहुत महत्वपूर्ण RPSC के लिए, सेट परीक्षा के लिए, नेट के लिए, नीट और IIT के लिए बहुत महत्वपूर्ण यहां से प्रश्न डायरेक्ट उठाता है। अगला तो पहली चीज, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वह डिटरमाइन किससे की जाती है? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। बिल्कुल अंडरलाइन याद कर लीजिएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज डिटरमाइंड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ यूवी विजिबल। बिल्कुल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को निर्धारित किया जाता है, समझाया जाता है। उसके बाद में CFT की सहायता से संकुलों में रंगों की व्याख्या की जाती है, यानी द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ CFT एंड इट कैन एक्सप्लेन्ड बाय DD ट्रांजिशन। और इसे किसके द्वारा समझाया जाता है? DD ट्रांजिशन के द्वारा समझाया जाता है। दूसरा प्रश्न। तीसरा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वेट मोर और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वेट लो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये रहा कि पैरामैग्नेटिक जो पदार्थ हैं उनका वेट है वह अधिक होता है, और डायमैग्नेटिक का वेट है, प्रतिचुंबकीय का वेट है वो कम हो जाता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा देने पर। यह हो गया चौथा पॉइंट। मैग्नेटिक मोमेंट को निर्धारित किससे करते हैं, मापा किससे जाता है? देखिए मैग्नेटिक मोमेंट इज डिटरमाइंड बाय गोल बैलेंस। बिल्कुल नाम आता है, डायरेक्ट नाम पूछा जाता है कि मैग्नेटिक मोमेंट को किसके सहायता से मापा जाता है, तो गोल बैलेंस की सहायता से मापा जाता है। तो ये रहा अपना कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। लीजिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और लिखे हैं मैंने। इसमें पहला है कॉम्प्लेक्स हीमोग्लोबिन में जो कॉम्प्लेक्स होता है हीमोग्लोबिन का, उसमें Fe2+ आयरन पाया जाता है। देखिए पूछा जाता है एग्जाम्स में हीमोग्लोबिन में आयरन, पहला तो ये पूछ लेते हैं कौन सा संक्रमण धातु पाया जाता है, या पूछ लेते हैं उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो Fe2+ पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का एक नाम और है जिसे अल्फा-2 बीटा-2 टेट्रामर के नाम से भी जाना जाता है। अल्फा-2 बीटा-2 टेट्रामर मतलब हीमोग्लोबिन में दो भाग होते हैं भाई, एक तो होता है प्रोटीनस, एक होता है नॉन प्रोटीनस भाग। तो जो प्रोटीनस भाग है उसमें 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। प्रत्येक चेन में 141 अल्फा में होते हैं 141 एमिनो एसिड्स और बीटा में होते हैं 146 एमिनो एसिड्स। तो यहां पर इन अमीनो एसिड्स की टोटल संख्या हो जाती है 574 अमीनो एसिड्स। तो हीमोग्लोबिन में कितने अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं? 574 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, और ये 4 उप इकाइयां मिलकर के ऑक्सीजन का संवहन करती हैं, एक ऑक्सीजन का अणु संवहित करती हैं। तो ये रहा अपना हीमोग्लोबिन का। दूसरा है सिस्प्लेटिन, जिसको मैंने पढ़ाते समय भी मैंने समावता पढ़ा रहा था, तब भी मैंने आपको कहा था कि सिस रूप में, यानी प्लेटिन है 2 Cl एक तरफ कर दे, 2 NH3 एक तरफ कर दे तो बन जाएगा सिस प्लेटिन। यह कैंसर रोधी औषधि में प्रयुक्त होता है, यानी प्लेटिन किस काम में आ रहा है? कैंसर रोधी औषधि में प्रयुक्त किया जा रहा है। फिर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसका कॉम्प्लेक्स होता है? मैग्नीशियम 2+ आयन का, ध्यान रखना आपने को। फिर विटामिन B12 बहुत बार पूछा जाता है, साइनोकोबालेमिन, विटामिन B12 यह किसका कॉम्प्लेक्स है? कोबाल्ट का। और कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? यहाँ पर CO3+ में कोबाल्ट पाया जाता है, CO3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। और यह फर्स्ट नॉन ऑर्गेनोमेटेलिक कोएंजाइम है, पहला ज्ञात ऑर्गेनोमेटेलिक कोएंजाइम कौन सा है? विटामिन B12।
और लास्ट लिखा मैंने BAL, इसके नाम से भी आता है, या ब्रिटिश एंटी लुइसाइट। और ये क्या है? ये है आर्सेनिक, एंटीमनी, लेड, कैडमियम। इनकी यदि पॉइजनिंग हो गई है, शरीर में किसी ने खा लिया है, पी लिया है, तो इनकी पॉइजनिंग को नष्ट करने के लिए ये प्रयुक्त होता है। तो ये तो रहे अपने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और उनके प्रश्न। अब अपन आ चले हैं यहाँ पर CFT के अंतिम छोर की तरफ और पढ़ रहे हैं, अब चर्चा करेंगे अपन CFT के लिमिटेशंस की। तो देखिए, सबसे पहली चीज, CFT किसकी चर्चा करती है? केवल D कक्षकों की चर्चा करती है। भाई धातु में D के अलावा S भी है, P भी है, लेकिन CFT ने किसी की चर्चा नहीं करी। यह केवल धातु के D कक्षक, D की भाई D में स्प्लिटिंग हो गई, T2G नीचे आ गया, EG ऊपर आ गया, E नीचे आ गया, T2G ऊपर आ गया। तो इस प्रकार से केवल और केवल D कक्षकों की चर्चा करती है, SP की अन्य कक्षकों की चर्चा नहीं करती, पहली चीज। दूसरी चीज, यह लिगेंडों को जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है उसमें जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई गई है इनकी एक दूसरे की तुलना में। अब यहाँ पर CFT ये कहती है कि भाई नेगेटिव जो जिस पे चार्ज होता है, भाई पॉइंट चार्ज मानती है CFT, तो हर एक चीज को पॉइंट चार्ज मान रही है, तो वह उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी नेगेटिव वालों की। भाई अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो धातु की ज्यादा निकट होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब अपन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं तो अपन देखते हैं कि I नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है। ये किस किस श्रेणी में आ रहे हैं? ये वीकेस्ट की श्रेणी में जा रहे हैं, ये वीक फील्ड की श्रेणी में आ रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग की तरफ कौन है? जो न्यूट्रल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग की तरफ है। तो इसकी व्याख्या भी ये नहीं कर पा रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। तीसरी चीज, OH नेगेटिव है और H2O है, इन दोनों में कौन सा ज्यादा मेजर होना चाहिए था? स्ट्रॉन्ग OH नेगेटिव होना चाहिए था, वही कंसेप्ट लग गया। लेकिन होता कौन है? होता H2O है। तुलनात्मक बात करें तो OH नेगेटिव और H2O में कौन स्ट्रॉन्ग हो गया? H2O स्ट्रॉन्ग हो गया। और नेक्स्ट बात करें अपन, वो ये है चौथा इसका लिमिटेशन कि भाई CFT हर एक में आयनिक बॉन्ड मानती है। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि भाई आयनिक में कोवेलेंट आए ही नहीं। तो यह कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड मानती है मेटल और लिगेंड के बीच में, यह कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं मानती। तो ये रही कुछ एक कमियां। अपन ने पढ़ा CFT। कल अपन एक नए टॉपिक, एक नए अध्याय के साथ में पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।